He just wanted a photograph of himself holding the gun and standing over the carcass. वो तो केवल अपनी गन को पकड़ते हुए खुद का एक फोटो गन को पकड़ते हुए और बाघ के शव के ऊपर खड़े होते हुए खुद का एक फोटो चाहते थे। The Maharaja didn't agree to even this. महाराजा इस पर भी सहमत नहीं थे। Now for preventing a British officer from fulfilling his desire, अब एक ब्रिटिश अफसर को उसकी इच्छा पूरी करने से रोकने के लिए the Maharaja stood in danger of losing his kingdom. महाराजा उनका साम्राज्य खोने के खतरे में खड़े थे। The Maharaja sent some 60 expensive diamond rings to the officer's wife to choose one or two out of them. महाराजा ने 50 महंगी डायमंड अंगूठियां ऑफिसर की पत्नी को एक या दो चूज करने के लिए भेजी, But she kept all the rings. लेकिन दुरई सैनी ने सारी अंगूठियां रख ली। The Maharaja had to pay a bill for 3 lakh rupees. महाराजा को 3 लाख रुपए का बिल देना पड़ा। Hence, इस प्रकार by sending precious diamond rings as a gift, उपहार के रूप में बेशकीमती हीरे की अंगूठियां भेज करके he came out of his crisis. वो संकट से बाहर आ गए। क्राइसिस, संकट। How was the 100th tiger found and killed? 100वें बाघ को कैसे पाया गया और कैसे मारा गया? The Tiger King ordered the Diwan to bring the 100th tiger at any cost. How was the 100th tiger found and killed? 100वें बाघ को कैसे पाया गया और मारा गया? The Tiger King ordered the Diwan to bring the 100th tiger at any cost. टाइगर किंग ने किसी भी कीमत पर 100वें बाघ को लाने के लिए दीवान को आदेश दिया। A tiger had been brought from the People's Park in Madras. मद्रास में पीपल पार्क से एक बाघ को लाया गया And kept hidden in the Diwan's house. और उसे दीवान के घर में छिपा कर रख दिया गया। At midnight, अर्धरात्रि के समय when the town was slept in peace, जब पूरा टाउन शांति में सोया हुआ था, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car. तो दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी ने कार से टाइगर को धकेला या खींचा, ड्रैग माने घसीटा, कार की ओर घसीटा उसे टाइगर को And shoved it into the seat. और उसे सीट में धकेल दिया। The Diwan himself drove the car to the forest. दीवान स्वयं जंगल की ओर कार चलाकर ले गया, Where the Maharaja was hunting. जहाँ महाराजा शिकार खेल रहे थे। Next day, the old tiger was wandering into the Maharaja's presence. अगले दिन बूढ़ा बाघ महाराजा की उपस्थिति में वांडरिंग भटक रहा था, इधर से उधर जा रहा था। निरुद्देश्य घूमने को कहते हैं वांडरिंग। तो महाराजा ने उस जानवर पर सावधानी पूर्वक निशाना साधा। The tiger fell in a compelled sleep.
बाघ एक कुचले हुए ढेर में नीचे गिर पड़ा। The Maharaja was overcome with elation. महाराजा अत्यधिक आनंद से क्या कहते हैं, भर उठे या अत्यधिक आनंद से अभिभूत हो गए। After the Maharaja left, महाराजा के जाने के बाद the hunters went to take a closer look at the tiger. शिकारियों ने बाघ पर नजर डालने के लिए नजदीक से नजर डाली या नजदीक से देखा या नजदीक से देखने के लिए आगे बढ़े And found that the tiger was not dead. पाया कि बाघ मृत नहीं था। The bullet had missed it. हाँ, बुलेट थी जो बंदूक गोली थी वो इसे चूक गई थी। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. शिकारियों में से एक ने 1 फीट की दूरी से उस पर निशाना साधा और बाघ को गोली मार दी। What was the rumor rise in Pratibandhapuram? प्रतिबंधपुरम में फैली हुई अफवाह क्या थी? There was a rumor rise in Pratibandhapuram regarding the king. राजा के संबंध में प्रतिबंधपुरम में फैली हुई एक अफवाह थी। It was about a miracle ये एक चमत्कार के बारे में थी that took place at the time of his birth. जो उसके जन्म के समय पर घटित हुई। The astrologers predicted that he would have to die one day. नक्षत्रविदों ने भविष्यवाणी की थी कि उसे एक दिन मरना होगा। At this, इस पर the newly born infant spoke in a clear voice. वो नवजात शिशु बहुत स्पष्ट आवाज में बोला। He said उसने कहा कि there was nothing new about the prediction. भविष्यवाणी के बारे में कोई नई बात नहीं थी। Everyone who is born has to die one day. प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा हुआ है एक दिन उसे मरना पड़ता है। In a clear voice, he inquired about the manner of his death. एक स्पष्ट आवाज में उसने उसकी मृत्यु के तरीके के बारे में पूछताछ की। The astrologers replied नक्षत्रविदों ने जवाब दिया that a tiger would be the cause of his death. कि एक बाघ उसकी मृत्यु का कारण होगा। At this, इस बात पर the infant rose. शिशु गुर्राने लगा। He said, वो बोला "Let tigers beware." अभी बाघ सावधान हो जाओ। The people often discuss this incident. लोग वाग अक्सर इस घटना की बात करते थे। This account was earlier memorized in Pratibandhapuram. यह विवरण प्रतिबंधपुरम में केवल एक मात्र फैली हुई अफवाह थी। But after some time, कुछ समय बाद it proved true, and the king became the prey of a tiger thought, though it was a wooden tiger. ये सही साबित हुई और राजा एक बाघ का शिकार हो गया। हो गया अगर उसे बिकेम करें सर, बिकम लिखा हुआ है, बिकेम करते हैं।
राजा एक बाघ का शिकार हो गया, हालांकि यह एक लकड़ी का बाघ। सेकंड चैप्टर है आपके पेनोरमा का, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का छाया चित्र यानी चित्र। ये खुशवंत सिंह नाम के एक राइटर हुए, अंग्रेजी में लिखते थे, सरदार थे ये, डेथ हो गई अब इनकी, फिर दिल्ली में सेटल हो गए थे ये, बहुत बड़े तगड़े राइटर हुए हैं। इनकी ये आत्मकथा है एक तरह से, इसमें इन्होंने अपनी दादी का वर्णन कर रखा है। तो इसमें बता रखा है कि किस प्रकार इनका बचपन दादी के साथ बीता, दादी ने इनके बचपन में क्या क्या काम किए। तो इसमें भी थोड़ी सी एग्जेजरेट बातें लिख रखी हैं, जो मतलब सुनने में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये कहता है मेरी दादी उतनी बूढ़ी थी जितनी कोई क्या बूढ़ी हो सकती है, मेरे दादाजी की इतनी बड़ी दाढ़ी थी जो छाती तक लटकती थी, और दादी जब बचपन की बातें बताती थी कि मैं भी खेलती थी तो हमें आश्चर्य होता था कि इतनी बूढ़ी दादी भी कभी खेलती थी क्या। तो ये कहते हैं कि हमें बचपन में लगता ही नहीं था कि मेरी दादी कभी बचपन में भी रही होगी। इस प्रकार की वो बातें बताते हैं इसमें कि मेरी दादी, और फिर यूँ कहते हैं कि दादी के लिए लोग कहते हैं कि कभी ये जवानी में बहुत सुंदर भी थी, और उस सुंदरता में तो ये कहता है कि कभी मेरी दादी सुंदर भी लगती थी क्या, जैसे वो खुद तो भय प्रकट कृपाला सीधे प्रकट हो गए इस दुनिया में बिना दादी की। फिर वो बताता है खुशवंत सिंह इसमें कि किस प्रकार जब वो छोटे थे तो उसकी दादी रात की बासी रोटियां दूध में मिला के इसे खिलाती थी, और जो बच जाती थी फिर उसे गली के कुत्तों को खिला दिया करती थी, और इसे सुबह पहले स्कूल छोड़ने जाती थी जो एक मंदिर के पीछे होता था। वहाँ पुजारी किस प्रकार उन्हें लाइन से बिठाता था, दादी हाथ में माला लेकर जपती रहती थी बस, और इस प्रकार वो चलता रहा जब बचपन, इस प्रकार इसका बचपन दादी के साथ बीता। दादी इसको नहलाती तैयार करती थी, और तैयार करते हुए भी वो तेते मंत्रोच्चार करती थी ताकि उनका ये पोता उसे याद कर ले, जबकि इसको अपनी दादी की वो मंत्रोच्चार की आवाज़ बहुत उबाऊ लगती थी। बाद में जब इसके पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली में हो जाता है तो ये इसके पापा दिल्ली चले जाते हैं मम्मी को लेकर, और अब राइटर दादी के साथ ही रह जाता है वह अपने पंजाब वाले घर में। और जब दादाजी जब इनके पिताजी ने मकान सेटल कर लिया ले लिया, तो इन्होंने दादी और राइटर को भी दिल्ली बुला लिया। लेकिन ये कहते हैं ये टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप का, राइटर और उसकी दादी का, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट बिटवीन द फ्रेंडशिप ऑफ राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर, कि जब वो शहर गए तो अब उनका ये था क्योंकि राइटर को वहाँ एक अलग कमरा दे दिया गया शहर में, और अब दादी उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी क्योंकि अब स्कूल की बस आती थी। अब राइटर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग गया। कॉन्वेंट स्कूल में से जब भी वो पढ़कर आता तो दादी उससे पूछा करती थी आज तुझको क्या पढ़ाया, तो ये बताता था कि हमें पृथ्वी के बारे में बताया, और कुछ सिद्धांत बताए अलग अलग साइंटिस्ट के, और ये भी बताया करती थी कि उसको, और क्या बताया करती। और फिर जब एक दिन राइटर ने उससे बोला दादी से कि आज हमको म्यूजिक के लेसन पढ़ाए गए, तो दादी अपसेट हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। म्यूजिक का नाम सुनते ही अपसेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि दादी ये मानती थी कि संगीत का संबंध सीधे हैवलॉट से होता है, वेश्याओं से होता है, और जो संगीत होता है ये केवल भिखारियों और वेश्याओं से संबंध रखता है, इसके अंदर कामुकता का संबंध होता है। इसलिए जो दादी थी वो राइटर के म्यूजिक सुनने के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं थी। अब दादी ने धीरे धीरे अपने पोते से कट ऑफ होना शुरू कर दिया, तो ये दादी की निगाह में पोते जी अब म्यूजिक सुन रहे थे। म्यूजिक सुनने से ल्यूड एसोसिएशन बनती है, कामुकता का संबंध बढ़ने लग जाता है। बाद में जब राइटर का अमेरिका जाने का प्रोग्राम आया ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद, तब उसको 5 साल के लिए जाना था, तो राइटर कहता है कि ये तय नहीं था कि मैं 5 साल बाद आऊं तो मुझे दादी वापस जीवित मिले, और कोई कह भी नहीं सकता था दादी की उम्र को देखकर कि ये रहेंगी भी नहीं रहेंगी।
जाते वक्त स्टेशन में वहाँ एयरपोर्ट में दादी उसे वहाँ छोड़ने गई। अभी भी उनके हाथ में मालाई जपनी थी, झुकी हुई कमर लेकर वो एक हाथ उनकी कमर में रहता, एक हाथ में माला रहती थी। और वहाँ गई और फिर दादी ने राइटर को गले लगाया और उसके ललाट को चूमा। तो राइटर कह रहा मैं आज भी मेरी दादी के होंठों के उस गीलेपन को महसूस कर सकता हूँ। तो और एक चीज में राइटर ने ये भी बताई है, शहर में दादी का जो आनंद का समय था, मंत्रोच्चार करने के बाद वो या तो चरखा काटती थी और या फिर आसपास चिड़ियाओं को बुला के उन्हें चुग्गा डालती थी, दाना डालती थी। ये उनका सबसे हैप्पीएस्ट टाइम हुआ करता था, जब वो चिड़ियाओं को दाना खिलाती थी। कई पक्षी उनके कंधे में आकर बैठ जाते थे, कोई सिर में बैठ जाता था, तो दादी उनको हल्की फुल्की झिड़की मारकर उड़ा दिया करती थी। 5 साल के बाद जब राइटर आया तो दादी आज भी वहाँ स्टेशन पर उसको रिसीव करने के लिए मौजूद थी। और जब घर आए तो दादी ने कमिंग ऑफ वॉरियर, योद्धाओं के पुनर् आगमन के गीत गाए, ढोलक बजाए तेते डम डम करके। और दादी का ढोलक भी फटा हुआ था, उसका जो बजाने वाला था सैगिंग स्किन थी, लटकी हुआ था, वो उसे बजा रही थी और गीत गा रही थी। फिर सब लोगों ने कहा दादी अब गाना बंद करो, तबीयत खराब हो जाएगी। फिर दादी ने अपना ढोलक बजाना बंद किया। शाम के समय दादी को हल्का बुखार आ गया। हम लोग चिंतित हुए, सब लोग, राइटर कहता है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा जल्दी चला जाएगा, मामूली सा फीवर है। लेकिन दादी को पता था ये बुखार उनकी जान लेकर जाएगा। तो दादी ने कहा उनका समय आ गया। तो घर वालों ने सबने विरोध किया, दादी ऐसी बातें मत करो। लेकिन दादी जानती थी कि अब उनका समय आ गया। उसने सब लोगों से कह दिया सब चुप हो जाओ। अब उसने अपनी माला जपना भी बंद कर दिया। माला कुछ समय तक फिर वो अपने पलंग पर लेट गई और वो माला उनके हाथ में थी। और अचानक से वो माला दादी की लाइफलेस फिंगर, जीवन रहित उंगलियों से नीचे गिर पड़ी। एंड वी came to know that Dadi was no more than। और इस प्रकार जब उन्होंने दादी को उस पलंग से नीचे जमीन पर उतार दिया, जैसा कि कस्टम था, डेड बॉडीज को पलंग पे नहीं रखा जाता था। फिर बाद में अर्थी की तैयारियां हुई, अर्थी लाई गई, शाम का समय था, अर्थी तैयार हुई और सारे पक्षी शाम के समय वापस आ गए। तो राइटर की माँ ने सोचा, तो पुरानी जो रोटियां पड़ी थी उन माँ ने उसके टुकड़े डाल दिए। लेकिन उस दिन एक भी पक्षी ने दाना नहीं, मतलब रोटी के टुकड़े को नहीं खाया। अर्थी के उठने के बाद माँ ने उन सारे टुकड़ों को उठाकर कचरादान में डाल दिया। और इस प्रकार इस चैप्टर का एंड होता है।